हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग समझेंगे, और इसका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय मीन्स जब भी हम लोग सीसी का ड्राइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उस समय स्टॉक स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस दिखता है हम लोगों को। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग हमारा अगर बैंक में सीसी अकाउंट चल रहा है या किसी भी वर्किंग कैपिटल किसी भी टाइप का वर्किंग कैपिटल का हमारा अगर लोन चल रहा है बैंक में, तो बैंक मंथली बेसिस पे हमसे स्टॉक स्टेटमेंट मांगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है और स्टॉक स्टेटमेंट हम लोगों को बनाना कैसे है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट क्या है? स्टॉक स्टेटमेंट एक मंथली स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस का करेंट स्टॉक और बुक डेट की जानकारी बैंक को देता है। ध्यान रखना है, स्टॉक स्टेटमेंट जैसा कि बात से लग रहा है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि स्टॉक स्टेटमेंट में केवल हम स्टॉक का डिटेल देते हैं। स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, जो भी हमारे पास गुड्स है उसका डिटेल हम लोग मंथली बेसिस पे बैंक को सबमिट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, स्टॉक स्टेटमेंट में हम लोग अपने गुड्स का डिटेल तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ हम अपने बुक डेट का भी डिटेल देंगे। बुक डेट मीन्स जो भी हम लोग उधार पे माल बेचे हुए हैं, जो भी हमारे डेटर्स हैं मीन्स जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना है, उनका भी डिटेल हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट में देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बैंक यह सुनिश्चित कर सके कि जिस वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दिया गया है उसके बदले पर्याप्त सिक्योरिटी अवेलेबल है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम बैंक कैश क्रेडिट लोन देती है तो उस केस में जनरली दो मुद्दा आता है सिक्योरिटी का। एक हमारा सिक्योरिटी होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, और दूसरा हमारा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब भी वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है तो उस केस में जो हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी होता है वो हमारा स्टॉक प्लस बुक डेट होता है। इसलिए जनरली बैंक का स्टॉक और बुक डेट पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इसी को प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रख के आपको वर्किंग कैपिटल लोन दिया गया है। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे स्टॉक स्टेटमेंट को प्रभावित करते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, स्टोर में अगर कोई हमारा स्पेयर्स वगैरह पड़ा हुआ है, या डेटर हो गया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं स्टॉक स्टेटमेंट में क्या क्या रहता है, रॉ मटेरियल की वैल्यू हम लोग दिखाते हैं, फिनिश गुड्स की वैल्यू दिखाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू हम लोग दिखाते हैं, टोटल स्टॉक दिखाते हैं, सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू हम लोग दिखाते हैं। और जनरली जहां क्रेडिटर लागू होता है, अभी हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग ड्राइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि क्रेडिटर का ड्राइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करते समय क्या इंपॉर्टेंस होता है। जो भी हमारा नेट करंट एसेट है ये इंपेक्ट करता है, बैंक का आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। जनरली ड्राइंग पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा स्टॉक प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। ये जो फिगर आता है इसमें से हम मार्जिन को माइनस कर देते हैं। जो भी हमारा स्टॉक प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर का जो फिगर आता है, इसमें से जनरली किसी किसी बैंक में 20% का मार्जिन लिया जाता है, किसी किसी बैंक में 30% का, किसी में 25% का। तो इस मार्जिन को माइनस करने के बाद से हम लोग एक्चुअल लिमिट पे पहुंचते हैं कि बैंक आपका ड्रॉइंग पावर क्या रख सकती है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्टॉक है 80 लाख का, एलिजिबल डेटर है 40 लाख का, तो हमारा जो जनरल लिमिट बनेगा 80 प्लस 40। और इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा मार्जिन 25% का है तो उस केस में इसका 25% माइनस कर देना है। जो भी लिमिट हमारा बनेगा वो हमारा ड्रॉइंग पावर रहेगा जनरली कैश क्रेडिट लोन के केस में। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आप लोगों को समझा दूं, एलिजिबल डेटर ध्यान रखना है। सभी डेटर्स को हम लोग ड्रॉइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर हम किस डेटर को कंसीडर करेंगे,
तो बैंक में एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है, लाइक 90 डेज के जो भी डेटर्स हैं उनको हम लोग एलिजिबल डेटर मानेंगे, या 60 डेज के जो डेटर हैं उनको हम एलिजिबल डेटर मानेंगे। तो जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है बैंक के द्वारा, अगर उससे ज्यादा दिन का डेटर अगर हमारे बुक्स में पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कैश क्रेडिट में ड्रॉइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करते समय कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। बैंक में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोग समझ लीजिए, जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते समय स्टॉक स्टेटमेंट का यूज होता है। बैंक सीसी के को मॉनिटर करने के लिए स्टॉक स्टेटमेंट का यूज करती है, स्टॉक का मूवमेंट देखने के लिए। लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके स्टॉक स्टेटमेंट से बैंक को ऐसा लगता है कि मंथ दर मंथ आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है, तो भी बैंक के लिए रिस्की है, क्योंकि आपका स्टॉक पाइलअप होता जा रहा है। अगर स्टॉक घटता जा रहा है तो उस केस में भी बैंक के लिए रिस्क है, क्योंकि उस केस में बैंक आपका ड्रॉइंग पावर लिमिट घटा देगी, क्योंकि उसके पास प्राइमरी सिक्योरिटी की मात्रा कम हो जाएगी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि स्टॉक स्टेटमेंट जो नाम से लग रहा है कि इसमें हम लोगों को केवल स्टॉक का डिटेल देना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं ड्रॉइंग पावर लिमिट कैलकुलेट कर रहा था तो आप लोगों को ये बताया कि जब भी हम लोग ड्रॉइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉक प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, ये फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें से हम लोग मार्जिन को माइनस करते हैं। तो इस फॉर्मूला से ये क्लियर हो रहा है कि स्टॉक एज वेल एज डेटर और क्रेडिटर सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है, और सबका डिटेल बना के हमको मंथली बेसिस पे बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने हमें कैश क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया है, उनको हमें समय समय से सबमिट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट बनाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्टॉक स्टेटमेंट हमेशा बुक से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ने स्टॉक स्टेटमेंट मांगा, हम कुछ भी स्टॉक बनाए और दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्टॉक डिटेल हम बैंक को दे रहे हैं वो हमारे बुक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जीएसटी रिटर्न और बुक्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी हम परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी में डिटेल आता है, उसके साथ हमारा बुक्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि जो भी स्टॉक हम बैंक को सबमिट कर रहे हैं वो स्टॉक एक्चुअल होगा। डेटर की एजिंग सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर 90 डेज से ज्यादा का डेटर अगर है तो उसको एलिजिबल डेटर में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे जब भी हम ड्रॉइंग पावर लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी हमारा एजिंग हो रहा है डेटर का प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, केवल लोन के पर्पज के लिए ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं होना चाहिए, और स्टॉक स्टेटमेंट समय पर सबमिट करना है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, स्टॉक स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कैश क्रेडिट लिमिट में। अगर आप समय से अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में बैंक आपका ड्रॉइंग पावर लिमिट घटा सकती है। उस केस में आपका जो लिमिट है वो बैंक रिन्यूअल नहीं करेगी। तो इस केस यही कारण है कि स्टॉक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, स्टॉक स्टेटमेंट सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि यही तय करेगा कि आपका कितना वर्किंग कैपिटल उपयोग करना है। यदि स्टॉक स्टेटमेंट सही समय पर जमा किया जाए तो अकाउंट रेगुलर रहता है, और अगर सही समय पर नहीं किया जाए तो लोन इनहांसमेंट की संभावना कम हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए हम लोग एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्टॉक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टॉक बुक डेट स्टेटमेंट जो भी हमें बनाना है तो यहाँ हमको फॉर्म का नाम लिख लेना है, कैश क्रेडिट लिमिट लिख लेना है, हमारा प्लेस रहेगा स्टॉक, और बुक डेट का स्टेटमेंट हम लोगों को बनाना है। अब स्टॉक डिटेल हम लोगों को दे देना है। स्टॉक डिटेल में क्वांटिटी रहेगा, ध्यान रखना है कि क्वांटिटी रहेगा, रेट रहेगा। क्वांटिटी और रेट के साथ स्टॉक का भी हमको एजिंग करना है कि कौन सा स्टॉक कितने दिन से हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमारा स्टॉक दूसरे जगह तो प्लेस नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टॉक स्टेटमेंट देंगे तो अगर हमारा कोई स्टॉक दूसरे जगह प्लेस है तो उसको हम लोग वहां से हटा देंगे। इसके बाद से हम लोग डेटर का डिटेल देख लेंगे। जो भी डेटर है, डेटर का भी प्रॉपर, अभी जो हमने पहले डिस्कस किया कि प्रॉपर एजिंग के साथ डेटर का डिटेल देंगे, क्योंकि एजिंग के साथ डेटर का डिटेल देने के बाद ही बैंक डिसाइड कर पाएगी कि कौन सा डेटर आपका एलिजिबल डेटर है और कौन सा इनएलिजिबल डेटर है।
उसी तरह से हम लोग क्रेडिटर का भी डिटेल बना के देंगे। और जब हम डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर का डिटेल बना के बैंक को सबमिट करते हैं, जो हमने अभी फॉर्मेट आपको डिस्कस किया, इस फॉर्मेट में आपको बना के अलग अलग देना है। इस तरीके से जो भी डिटेल हम बना के बैंक को देते हैं, उसके बेस पे बैंक स्टॉक प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर करके हमारा एलिजिबल डेटर प्लस स्टॉक का कैलकुलेशन करती है। और इसके बाद इसमें से मार्जिन माइनस करके जो भी आता है वो हमारा ड्रॉइंग पावर होता है जो बैंक कैलकुलेट करती है। तो ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है अगर आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।